Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna. I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. So welcome to this video wherein we are going to solve a past year question paper of CVT Economics. So there are total 50 questions in this question paper and मेरा ये प्लान है कि I would be preparing 3 videos of the same question paper wherein in each video we will be solving 15 to 16 questions. So I request you to watch all the parts and complete the entire question paper. ठीक है. सो ये एक्चुअल सीबीटी के क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे तुम देख भी सकते हो कि 2022 वेरिन जब पहली बार सीबीटी हुआ था, ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है. सो आई फील इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. ठीक है. एंड सिंस अब तुम्हारा भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होने वाला है, एंड दीज क्वेश्चन पेपर्स वर ऑल्सो वर ऑल्सो कंडक्टेड व्हेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज देयर, अनलाइक द प्रीवियस ईयर का सीबीटी. तो आई थिंक यू बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ. ठीक है. तो फर्स्ट सेंसस की अगर मैं बात करूँ तो ये 1881 में हुई थी. ठीक है. तो लिख देते हैं इधर 1881. फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है, मतलब जो पॉपुलेशन का वो चीज़ थी कि पॉपुलेशन ड्रॉप वाली बात थी, वो 1921 में हुई थी. ओपनिंग ऑफ स्विस के आई गेस 1869 में हुआ था. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज आई थिंक 1851 या 53 है. एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को जो है वो 1907 है, मोस्ट लाइकली जितना मुझे याद है. हाँ, 1907 इज ऑफ टिस्को. तो पहली चीज़ जो है, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ था 1953 के अंदर. तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए डी. तो अगर तुम इस हिसाब से देखो तो डी जो है वो एक ही ऑप्शन में है. तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो विद ऑप्शन नंबर 3 जो है, और जो सी है वो तुम करेक्ट मार्क कर सकते हो. बट लेट्स चेक ऑल दी अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज के बाद ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल आएगा. क्यों? क्योंकि ये 1869 में हुआ था. तो डी, सी. सी के बाद आएगा ए, क्योंकि फर्स्ट सेंसस, एंड फिर 1907. तो डी, सी, ए, ई, एंड लास्ट में आएगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बी. तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर ये मार्क करना है. ठीक है. तो ऑप्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. During the second half of 19th century, modern industry began to take roots in India. Initially, development was confined to cotton and jute, silk textile, sugar industry, paper industry. देखो इसका इकलौता आंसर जो है वो कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल से. डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट है, एंड ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an impact of Green Revolution? There was an increase in marketed surplus, prosperity of farmers. देखो not an impact पूछा है. ठीक है. India achieved self-sufficiency in food grain production. Rise in prices of food grains due to abundant food grain production. देखो अगर food grain production बढ़ेगा तो prices तो reduce होंगी, क्योंकि supply जो है वो तुम्हारी increase होगी, है ना. तो ऑप्शन 4 जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए. ये 3 जो है वो क्लियरली इम्पैक्ट्स है ग्रीन रेवोल्यूशन के. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. Small scale industries could not compete with the large firms and hence were protected by the government. Which of the following statements is incorrect with regard to this? Incorrect पूछा है. ठीक है. Some products were reserved for production only by small scale industries. आई थिंक दिस इज ट्रू, क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे. तो इसलिए ये एक करेक्ट मेजर है, विच इज ऑल्सो मेंशन इन द बुक. Concessions in the form of lower bank rates were provided. True. Concessions such as lower excise duty were provided. True. Some small scale industries were made to work in partnership with some large firms. ये तो ऐसा कहीं पर भी मतलब जो है, ये एक तरीके से अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर हम पार्टनरशिप कर देंगे लार्ज फर्म्स के, तो एक तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंडिविजुअलिटी वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज जो लार्ज फर्म है वो अक्वायर कर लेगी. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, विच इज डी. ठीक है. और ये जो 3 है ये तो बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है बुक के अंदर, एंड आई डोंट थिंक इसके अंदर हमें ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स विच दे अकर्ड इन इंडिया. ठीक है. रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ठीक है. इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ, goods and services tax. This is going to be the last option again. Establishment of GATT. WTO founded a successor organization to GATT. ठीक है. तो आई गेस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट जो है वो पहले आना चाहिए, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाला. एंड फिर डब्ल्यू टी ओ फाउंडेड एज अ सक्सेसर, ये इसके बाद आना चाहिए, सी डी.
एंड देन रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। आई थिंक इसकी कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। अगर इस क्वेश्चन ड्रॉप इन द सेंस इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करा था चेकिंग के लिए सीयूटी की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो अगर फिर भी इफ यू हैव टू कंसिडर दिस क्वेश्चन, आई फील सी डी ए बी जो है ऑप्शन 4 इसका मतलब आप मोस्ट लाइकली मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन अभी तो हम इसको कुछ मार्क नहीं करते हैं, ठीक है, बट करेक्ट आंसर क्योंकि इसका है नहीं, ड्रॉप कर दिया गया था प्रॉब्ली ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The official data on poverty is made available to public by NSSO, National Sample Survey Organization, Planning Commission, Central Statistical Organization, Ministry of Social Welfare. तो जो पॉवर्टी का जो डेटा है दैट इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय प्लानिंग कमीशन विच इज ऑप्शन 2, ठीक है। जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। जो पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू मिलता है। एनएसएसओ जो है वो सर्वे वगैरह परफॉर्म करता है। अगेन आई थिंक जो ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी है ये प्लानिंग कमीशन ही प्रोवाइड करवाता है। प्लानिंग कमीशन का अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रिन्यूड नाम या फिर रिवाइज्ड नेम क्या हो गया है, एंड प्लानिंग कमीशन को मतलब एक तरीके से सक्सीड किस कमीशन ने करा है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Identify the organization which facilitates institutions which come under the health sector in India। ठीक है, मतलब एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बतानी है आपको जो जिसके अंदर सारे हेल्थ सेक्टर का वो पूरा कंडक्ट करती है, ठीक है। इंडियन कमीशन फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखो ये तो बिल्कुल ही, ये दोनों तो एक्सप्लिसिटली गलत है, ठीक है, इसमें तो हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे। अब इंडियन काउंसिल है या कमीशन है, तो इंडियन काउंसिल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कमीशन जैसा कोई भी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और हम इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनल लेते हैं, ये तो अगेन तुम्हारा एनसीईआरटी है, तो अगेन ये तो एजुकेशनल चीज़ों से रिलेटेड हो गया, हेल्थ सेक्टर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। individuals invest in education with the objective of, ठीक है, increasing their future incomes to make better choices in life, accelerating the process of economic development, making wise financial decisions। ठीक है, तो वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के अंदर वो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, ये इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम्स तो बिल्कुल होगा। टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ ये भी बिल्कुल होगा। एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे जब हम एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या हम ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए कर रहे हैं? मतलब वो तो एक बाय प्रोडक्ट है ना एजुकेशन का, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि इसलिए हम बच्चों को अगर पढ़ा लिखा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ स्टेप ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको फ्यूचर इनकम्स उनकी बढ़े और वो बेटर चॉइसेस ले सके अपनी लाइफ में, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मेकिंग वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस कैन बी अ पॉइंट, बट आई थिंक ये जो ए और बी है इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, एंड प्रॉब्ली क्योंकि हर तुम देखोगे हर ऑप्शन में तुम्हारे पास सिर्फ दो दो स्टेटमेंट्स ही तुम करेक्ट कर सकते हो। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी विच इज ऑप्शन 3 एंड सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 8 का क्वेश्चन जो है ऑप्शन 8 का आंसर जो है ऑप्शन सी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not true about agricultural marketing system? ठीक है, provision of physical infrastructure, deregulation of market, policy instruments like MSP, which is minimum support price, are aimed to protect farmers, cooperative farming। नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जी ये है। डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, डीरेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डीरेगुलेशन अगर है तो यस दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यही मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, अगेन दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अगेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो ऑप्शन जो 2 है जो बी है तुम्हारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अपन को मैच करना है, तो देखते हैं इसको। ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब होता है? एक्सेस ऑफ द पेमेंट्स, एक बार सारे ये हम टर्म्स पढ़ लेते हैं जो हमारे लिस्ट 1 में है। ट्रेड सरप्लस, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब इसको हम मैच करते हैं।
एक्सेस ऑफ द पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द रिसीट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है रादर देन रिसीट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और तुम्हारे इम्पोर्ट्स कम है, तो दैट इज ट्रेड सरप्लस। Fall in the external value of a domestic currency as notified by the government of the country, ठीक है, that is devaluation। एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री है ना, तो ये डिवेल्युएशन होगा। अगर इसकी जगह तुम्हारा मार्केट फोर्सेज होता तो डेप्रिसिएशन होता, इस बात का ध्यान रखना। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री, तो दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब देखते हैं, ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, एंड ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4, विच इज ऑप्शन 2। एंड यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? So let's read. Fiscal deficit is the difference between the government's budgetary expenditure and budgetary receipts, excluding borrowings. So this statement is correct. Primary deficit is the difference between total receipts and interest payments. नहीं, this statement is incorrect. So primary deficit क्या होता है? Fiscal deficit minus interest payments. Increase in revenue deficit will always lead to higher fiscal deficit. No, because capital budget भी होता है तुम्हारा, so that also come into picture. Then primary deficit equals revenue deficit less interest payments. No, fiscal deficit होगा again इसके अंदर। Revenue deficit refers to excess of government's revenue expenditure over its revenue receipts. So this is again correct. तो इसका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो ऑप्शन सी जो है दैट्स करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, number of girls have reduced from 927 per thousand boys in 2001 to 919 in 2011. This deterioration in child sex ratio is due to increase in infant mortality rate, female feticide, मटेरियल मोर्टिलिटी रेट और या फिर डेथ रेट, ठीक है। अब क्योंकि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं एंड वी आर पॉइंटिंग आउट कि ये रिड्यूस हुआ है 1927 से 919 पर, तो आई थिंक इसका जो इकलौता आंसर विच कैन बी करेक्ट इज female feticide only. तो ऑप्शन जो 2 है which is B is the only correct answer for question number 12. Let's move on to the next question. Which one of the following is a conventional source of energy? इनमें से conventional बताना है which is something which is going on from a very long time. ऐसा नहीं है कि अभी अभी introduce हुआ है। Coal energy, solar energy, विंड एनर्जी या फिर टाइटल एनर्जी। एज वी ऑल नो कोल एनर्जी जो है वो बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है, तो दिस इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और बाकी सारे जो नॉन कन्वेंशनल है रिन्यूएबल है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a reason for environmental crisis? Population explosion, afforestation, urbanization या फिर deforestation? तो not a reason पूछा है, ठीक है। तो population explosion तो बिल्कुल जी रीजन है ही environmental crisis का। afforestation मतलब plants को लगाना, तो deforestation is a reason for environmental crisis, but afforestation is something that we can do to prevent environmental crisis. तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। urbanization is again a reason for environmental crisis. तो ऑप्शन बी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of health infrastructure? Hospitals, doctors, beds, farm equipments. इनमें से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या पार्ट नहीं है? तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, ये तो कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं। ऑप्शन 4 ही है करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं सीवीटी में, तुम फालतू में इतना टेंशन लेते हो कि बहुत डिफिकल्ट आएगा पेपर ऐसा वैसा। इसमें ना सीवीटी में इट्स नेवर द डिफिकल्टी लेवल, इट्स ओनली अबाउट द एक्यूरेसी। यू यू नो आप एक क्वेश्चन गलत कर दो एंड वही आपके लिए बैकफायर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत जेनरिक सा पेपर आता है। देखो जेनरिक सा पेपर, इजी सा पेपर क्यों आता है? क्योंकि जो है हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, टेस्टिंग एजेंसीज है, इन्हें पता है कि जो लोग हैं वो अभी बोर्ड्स दे के आए हैं, दे डू नॉट वांट टू get you in one more trouble by increasing the level of the paper in terms of difficulty, ठीक है। वो ऐसा नहीं करते हैं, simply they are trying to build a level playing field for everybody who is not able to perform really good on boards या ऐसा कुछ, and they have one more chance to have a
कम बैक इन सीवीटी। तो यही पर्पस होता है सीवीटी का। तो सीवीटी के अंदर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी को एक प्रॉब्लम बनाना तो आप छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला है, देखो हम यूजुअली ना ट्वेल्थ जो पास करने वाले लोग हैं जिन्होंने अभी अभी बोर्ड्स दिया है, दे आर यूज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो गलती से इसको माइक्रो को मैक्रो मत पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज। देखो नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के बारे में तुमने अपने ट्वेल्थ में पढ़ा है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड है, इसका स्कोप कम है, ये एक ही कमोडिटी को रेफर कर रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑफ अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई। देखो मैंने इनिशियली वीडियो में कहा था कि हम लोग 3 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। बट मुझे लग रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत क्विकली हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं 2 पार्ट्स में इसको कवर कर लेते हैं। 25 आज की वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड 25 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस वर्क्स वेरी वेल एंड चलो अब 25 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट 25 आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ न्यू वीडियो फॉर द सेम, ठीक है। अब पढ़ो इसको। प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो डिसीजन रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, क्वांटिटी हाउ मच हो गया ना ये तो। डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी और लग्जरी गुड्स, तो विच टाइप ऑफ गुड्स, व्हाट गुड्स, ठीक है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये भी नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस ये भी नहीं है। डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ। तो यानी कि ऑप्शन जो है 4 करेक्ट होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मशीन्स बना रहे हो, कुछ कैपिटल मशीनरी है, तो यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर टू डाइवेस्ट दैट गुड्स और जो भी तुम्हारा मशीनरी है, इधर यू यूज इट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, फैक्ट्रीज में यूज करवा दो, या फिर तुम उनको डिफेंस में यूज करवा दो, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं। तो अगेन इसमें आप डिसाइड कर रहे हो ना कि आप किस चीज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, हु इज गोइंग टू कंज्यूम दैट, विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू कंज्यूम दैट। सो दैट इज whom टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम, डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत शुरुआत में ही फर्स्ट चैप्टर में से ही है ये क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक इसमें इतनी प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम ना हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स पे बढ़ते जाते हैं, हम पुराने चैप्टर्स को भूल जाते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी साबित हो सकता है इफ यू हैव नॉट थरली रिवाइज तुम्हारे इनिशियल चैप्टर्स। तो अगेन रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना टाइम मिले ना उतनी बार रिविजन करा करो। एक ही चीज को 10 बार पढ़ना बेटर है 10 अलग सोर्सेस को रेफर करने से, ये मैं हर बार बोलती हूँ एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन इसको हमें मैच करना है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो आई थिंक सी का हो जाएगा ये वन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, देन मिक्स्ड इकोनॉमी इज यानी कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों होते हैं जिस इन इंडिया। तो आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। ए का जो है विच इज ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, ऑप्शन 4, ठीक है। डी जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Wealth tax and gift tax have never brought in large amount of revenue for the government and thus are referred to as indirect tax, paper tax, सेस या वैल्यू एडेड टैक्स। देखो जो वेल्थ टैक्स होता है और गिफ्ट टैक्स होता है, ये हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इतना ज़्यादा उसका अमाउंट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से द करेक्ट आंसर इज पेपर टैक्स, ठीक है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो गूगल दिस एंड रीड मोर अबाउट इट। ये एक्सप्लिसिटली जो है अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, तुम्हारे अगर उसमें नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली याद नहीं आ रहा है कि बुक में कहीं होगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो। वैसे वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स तो हमने सुना ही, ये टर्म्स तो हमने सुने हैं, मगर इनको कंबाइंड क्या बोलते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार आई वुड रेकमेंड कि थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता था तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो अगेन इसके अंदर भी मैच ही करना है। सबसे पहले फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन इनकम, टी एंड कॉफी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कब, शूज एंड सॉक्स। देखो फॉल इन प्राइस ऑफ गुड जो है वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम्हारा ये प्राइस एंड क्वांटिटी है और तुम्हारा डिमांड फंक्शन होता है ऐसा कुछ, तो अगर तुम्हारी डिमांड जो फॉल होगी अगर प्राइस, ठीक है, तो तुम्हारा डिमांड जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। यानी कि ये जैसे क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा है तुम्हारा, ठीक है, तो अगर ये जो फॉल होता है तो तुम्हारा कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। पहले जो तुम्हारा डिमांड कर्व था वो इस तरीके से था, अब जो है वो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ है डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हुई है प्राइस के गिरने से। तो ए का 2 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो हो जाएंगे शूज एंड सॉक्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएंगे टी एंड कॉफी। राइज इन इनकम, राइज इन इनकम का क्या मतलब होता है, जैसे अगेन तुम्हारा ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और अभी बोल रहे हैं कि इनकम जो है वो राइज हो रही है, ठीक है। इनकम अगर राइज हो रही है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का कुछ फर्क नहीं है, तो सिर्फ शिफ्ट होता का मतलब होता है कि प्राइस और क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होता है। दूसरे अगर किसी फैक्टर से तुम्हारा इंक्रीज हो रही है तुम्हारी डिमांड, सो दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है वो इस तरीके से दिखेगी, एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस और क्वांटिटी की वजह से होता है, एंड दूसरे कोई भी फैक्टर्स को अगर हम लेके आए सीन के अंदर, सो दैट इज the effect of those variables which are not present in the x and y axis of the demand curve वाला thing, तो that is called as shifting of demand curve, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से ए का 4, सॉरी ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, organic farming, agricultural marketing, rural credit, good goods reach different places through market channels, ठीक है। तो इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल इन रूरल इकोनॉमी, तो आई थिंक ये हो जाएगा इसका। तो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, तो अगेन आई थिंक ए भी हो सकता है। लेट्स सी। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, आई थिंक सो, ठीक है। गुड्स रीच, तो ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में एक पार्ट होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन को भी केटर करना, तो ये आई थिंक सी का 1 हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, तो लेट्स एक बार चेक। ए का जो है वो तुम्हारा 4 हो जाएगा, बी का जो है वो 3 हो जाएगा, सी का तुम्हारा 1 हो जाएगा, एंड डी का तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमने मार्क करा है। तो ऑप्शन 4 जो है डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जो है तुम्हारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तुम्हें फाइंड आउट करना है। नेशनल इनकम दे रखी है, एमपीएस दे रखा है तुम्हें, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो सिंपली तुम्हें इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली वो वाली इक्वेशन लगानी है कि y जो है वो तुम्हारा क्या होता है, c प्लस आई, ठीक है। तो अब y जो है वो 1000 दे रखा है तुम्हें, 1000 इज इक्वल टू c प्लस 150 विच इज i, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो c निकल के आ जाएगा वो आराम से 850 निकल के आ जाएगा। ये सिंपल अभी मैंने करा है, ठीक है। अब जो c है वो होता है तुम्हारा क्या, छोटा वाला c, स्मॉल c, ये बड़ा वाला c है, ठीक है, प्लस बी वाई। अब बी क्या होता है, एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर एम पी एस जो 0.2 है तो तुम्हारा एम पी सी जो है वो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। और वाई जो है वो तुम्हारा 1000 है ही, इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है, तो 800 आ जाएगा। 800 प्लस सी इज इक्वल टू 850, ठीक है। तो अब तुम्हारा सी की वैल्यू आराम से तुम्हारी कितनी आ गई, 50, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं थी, इनफैक्ट तुम मेंटल कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, मेरी हैंडराइटिंग उतनी ठीक नहीं है, आई नो दैट वेरी वेल। देखो सबसे पहले सी निकाला है मैंने, बड़ा वाला सी, ठीक है। एंड उसके बाद जो कंजम्पशन वाली इक्वेशन में पुट करा है, तो दो चीज़ों का यूज़ करा है, ये पहली चीज़ एंड ये यहाँ पे दूसरी चीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी c equals to 200 plus 0.25 y, what is the value of the slope of the savings function? स्लोप ऑफ द सेविंग्स फंक्शन का क्या मतलब होता है कि एमपीएस निकालना है, ठीक है। एमपीएस निकालना है, अभी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये क्या होगा, एमपीसी होगा। तो एमपीसी अगर 0.25 है तो एमपीएस कितना होगा, 0.75। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगेन ये भी मेंटल कैलकुलेशन ही थी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्सेस डिमांड है, कैश रिजर्व रेशियो शुड डिक्रीज, कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करना चाहिए, बैंक रेट शुड इंक्रीज, यानी ये देखो ये एक्सेस डिमांड का क्वेश्चन, यानी कि जो डिमांड है वो सप्लाई से बढ़ रही है। ठीक है, तो um, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो शुड इंक्रीज, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो शुड डिक्रीज। ठीक है, एसएलआर जो तुम्हारा होता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो शुड डिक्रीज। अगर देखो कैश रिजर्व रेशियो जो है, यानी कि वो अमाउंट जो बैंक्स अपने पास रिजर्व करके रखती है, क्या उसे डिक्रीज करना चाहिए? अगर देखो वो डिक्रीज होगा तो जो तुम्हारी इकोनॉमी है उसके अंदर सप्लाई उसकी ज्यादा होगी, तो तुम्हें कैश की सप्लाई बढ़ानी थोड़ी ना एक्सेस डिमांड में, इनफैक्ट उसको तुम्हें कंट्रोल करना है, ताकि जो लोग हैं उनके पास जो पैसे कमाए एंड वो डिमांड कम कर पाए, ताकि हम जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट पर पहुंच जाए। तो ये तो गलत हो जाएगा। बैंक रेट शुड इंक्रीज, यानी कि हाँ बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए ताकि लोन लेना जो है वो डिफिकल्ट हो जाए, अगेन लोगों के पास लिक्विडिटी कम हो, पैसा कम हो और वो कम डिमांड करे, एंड तुम्हारी जो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पे तुम पहुंच जाओ। ठीक है, फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो शुड इंक्रीज या फिर डिक्रीज। देखो अगेन ये भी कैश रिजर्व रेशियो की तरह ही तुम उसको समझ सकते हो। तो अगर ये इंक्रीज होगा तभी तुम्हारी जो है डिमांड कंट्रोल में आएगी, डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ती है ना कि कम होगी। ठीक है, क्योंकि अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तुम्हें डिमांड को जो है पीछे खींचना है, तो तुम इंक्रीज करोगे और डिस इंसेंटिवाइज करोगे इस बात को कि लोगों के पास पैसे हो। तो बी और सी जो है वो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो क्या होता है? एमपीएस मल्टीप्लायर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो दिस इज मल्टीप्लायर, फिर ये वाला जो फॉर्मूला है वो एमपीसी के लिए होता है, फिर एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई। ठीक है, और ये वाली जो बात है, दिस इज एमपीसी। ठीक है, एमपीएस सॉरी। तो अगर मैं मैच करने जाऊं तो ए का जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 2, बी का हो जाएगा तुम्हारा 4, सी का तुम्हारा हो जाएगा 3, नहीं सी का तुम्हारा 1 होगा रादर, एंड डी का तुम्हारा है 3, राइट। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये 25th क्वेश्चन का जो है वो सी हो जाएगा। देखो एक चीज मुझे यहाँ पर और ऐड करनी है, जो हमने करा था, ये हमने y इज इक्वल टू सी प्लस आई क्यों करा था? क्योंकि हमें बोला गया है कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है तो ही हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ठीक है, तो आई थिंक मैंने इस वीडियो के लिए हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए, मतलब कर देंगे हम लोग। ठीक है, एंड मैंने इंग्लिश के भी वीडियोस बनाए हैं, अगर नहीं देखे हैं इंग्लिश का भी मैंने पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दोज क्वेश्चंस, वो पूरा क्वेश्चन पेपर देखो, क्योंकि देखो एग्जैक्ट सीबीटी का क्वेश्चन पेपर है, इससे बेटर प्रैक्टिस आई डोंट थिंक तुम्हें मिल सकती है। तो प्लीज डू वॉच दोस वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।